प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं सिल्वर वेडिंग कहानी। तो किताब खोल लीजिएगा और मेरे साथ साथ आप भी सिल्वर वेडिंग कहानी को पढ़िएगा। ये कहानी मनोहर श्याम जोशी की प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी में जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर के यथार्थ रूप में लिखी गई कहानी है। कहानी की संवेदना बहुत ही मार्मिक है, दिल को छू लेने वाली है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी पीढ़ी अपने ढर्रे पर चलना चाहती है, नई पीढ़ी अपने ढर्रे पर चलना चाहती है, और दोनों में जो थोड़ा थोड़ा अंतराल देखने को मिलता है, इसी को ये परिलक्षित करने वाली कहानी है। तो आज के युग और परिदृश्य पर ये बिल्कुल सटीक बैठने वाली कहानी है। तो मनोहर श्याम जोशी की एक बेहतर और बहुत अच्छी कहानी को हम पढ़ रहे हैं। तो आप मेरे साथ पढ़िए। किताब आपके सामने है ही है, और नहीं है तो ले लीजिएगा और अपने पाठ को खोल लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और अपनी कहानी को गति देते हैं। अपनी कहानी है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग कहते हैं शादी की 25वीं सालगिरह। शादी की 25वीं सालगिरह, और ये किसकी है? ये है वाई.डी. यशोधर पंत की। तो दोस्तों, समझ में आया होगा, मनोहर श्याम जोशी की कहानी है, सिल्वर वेडिंग कहानी है। और ये सिल्वर वेडिंग कहते हैं शादी की 25वीं सालगिरह है। तो चलिए पढ़ते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत यानी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हो रहे थे और उनकी घड़ी में 5:30 हो रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया कि दफ्तर की घड़ी है वो 5 मिनट क्या है, सुस्त है। फाइल आउट ट्रे में डालकर, फाइलों को आउट ट्रे में डाल दिया। उन्होंने एक निगाह अपने मात हथों पर डाली, मात हथ जो उनके अधीन काम करते थे उन पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। यानी उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो उनके कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को क्या होते हैं, मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद यानी किशनदा कृष्णानंद यानी किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी में सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। कि जैसे आप लोगों की देखा देखी में सेक्शन की घड़ी भी क्या हो गई है, सुस्त हो गई है। वो भी क्या है, 5 मिनट लेट चल रही है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून यानी पैंट, चौड़ी मोहरी वाली पतलून कहते हैं पैंट को, और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे। कि जो नया लड़का आया था चड्डा, तो उसने चौड़ी मोहरी वाली पैंट पहन रखी थी और ऊंची एड़ी वाले जूते पहने हुए थे, तो वो थोड़े सम हाउ इम्प्रॉपर लग रहे थे, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, यानी वो क्या कहता है चड्डा, बोला, बड़े बाऊ आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त से ही देती है? तो उनकी घड़ी को क्या बता दिया, चूनेदानी बता दिया कि वक्त से ही देती है। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। मिनट टू मिनट क्या करती है, करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर
पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था कि थोड़ी सी धृष्टता दिखाई और पंत जी की कलाई थाम ली। मन ही मन वह अपने जमाने की याद जरूर करते हैं, जब दफ्तर में वह किसनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। कि दफ्तर में किसनदा को भाई नहीं साहब कहते थे और समझते भी थे। घड़ी की ओर देखकर बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू ये तो, कि बड़े बाबू ये तो बाबा आदम के जमाने की है। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी कि एक जापानी डिजिटल घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है, कि बहुत सस्ती सी मिल जाती है। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी। यशोधर पंत कहते हैं कि ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसे रही? कि हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम से चल रही है। क्यों, कैसे रही? इस तरह का नैले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी कि नैले का दहला यानी जैसे का तैसा जवाब देकर हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में जहां से कवि यशोधर बाबू ने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा के अंदर यशोधर बाबू ने क्या किया था? मैट्रिक पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठट्ठा कर हाथ मिलाया करते थे, ठट्ठा कर हाथ मिलाते थे दोनों हाथों को। ऐसी ही परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। कि यशोधर बाबू को किसंदा के क्वार्टर में शरण मिली थी, यानी किसंदा ने उनको क्या दी थी? शरण दी थी। यशोधर पंत ने मैट्रिक पास कर लिया और फिर उस यानी किसनदा के पास आ गए रोजी रोटी की तलाश में, और फिर उनको शरण दी थी किसने? किसनदा ने। हाँ, तो देखिए, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी किसनदा के पास। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। कि किसनदा की मैस की हालत यह थी कि मिलकर लाओ, मिलकर खाओ, मिलकर पकाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके, यानी आयु कम थी, बाय सर्विस में भी नहीं लगाए जा सके। तब किसनदा ने उन्हें मैस का रसोईया बनाकर रख लिया। तो किसनदा ने क्या किया? मैस का रसोईया बना दिया और रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए थे। तो यशोधर को कितने रुपए उधार दिए? 50 रुपए उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और पैसा गांव भेज सके। बाद में इन्हीं किसनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। तो किसनदा ने क्या किया? उम्र होने पर अपने ही नीचे नौकरी दिलवा दी और दफ्तरी जीवन का मार्ग है वो खोल दिया उनके लिए, और इसके साथ साथ उनको दिशा निर्देश भी देने का कार्य किया, मार्गदर्शन किया, यानी दिशा निर्देश दिए। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। कि मेनन पूछ रहा है कि बड़े बाबू आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने सख्त पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। 6 फरवरी 1947, यानी 6 फरवरी 1947 में उनकी शादी हुई थी। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चेक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स
ऑफ दैट डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया है। कि सर, आज तो आपकी शादी की सिल्वर वेडिंग है, शादी को आज पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए, यानी खुश होते हुए झेप गए और झेपते हुए भी खुश हुए। ये अदा यानी ये अदाकारी उन्होंने किस अंदाज से सीखी थी? चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। कि बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और क्या कर, चाय पानी का फटाफट इंतजाम कर। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। ये वेडिंग एनिवर्सरी यानी शादी की 25वीं सालगिरह है या शादी की सालगिरह आदि गोरे साहब लोगों के चौंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़े मनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। कि चाय होगी, मट्ठी होगी, लड्डू होगा, बस इतना ही तो सौदा है। इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जाती है? कि इनमें आपकी कौन सी बड़ी माया है वो निकल रही है। चलिए, यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला। भैया उस जमाने में 10 के नोट की काफी कीमत थी, आज 10 के नोट का कुछ नहीं आता है। न तो चाय आएगी, न लड्डू आएगा, न कोई मट्ठी आएगी। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड। तो दैट तो आई डू नॉट माइंड यानी मैं इसको दिमाग पर नहीं लेता, लेकिन जो हमारे लोगों के कस्टम में नहीं है, रिवाज में नहीं है, उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूं। कि जो हमारे सिस्टम में नहीं है उसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा अप्रोपर मानता हूं। दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड यानी इम्प्रॉपर महसूस करता हूं। यानी एक तरह इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित, लेकिन इम्प्रॉपर प्रॉपर नहीं हो जो, वैसा महसूस करता हूं। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया। कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है? रुपए 30 तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। कि बाबू रुपए 30 लगेंगे, 30 रुपए होंगे तो सेक्शन का जुगाड़ हो सके। यानी सेक्शन मतलब जो सेक्शन का जो स्टाफ है उनका सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं। भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है, दैनिक खर्च नगण्य मतलब गिना नहीं जा सकता, इतना बहुत कम है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, तो पहले गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं। कि उनके बच्चे क्या हो गए हैं, आधुनिक युवा हो चले हैं। और उन्होंने अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है कि उनके पिताजी साइकिल चलाएं, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें। लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। कि कार के बारे में तो वो यानी कार का तो खर्चा वह नहीं कर सकते, और स्कूटर उनको अजीब सा लगता है। खैर, चड्डा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए नहीं रुके। यानी सब ने कहा कि साहब रुकिए, आप भी इसमें भाग लीजिए, लेकिन यशोधर पंथ है वो इस सिल्वर वेडिंग की दावत में रुके नहीं। यानी दफ्तर में जो दावत के लिए पैसे तो दे दिए, लेकिन रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है।
उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। कि उनके साथ चाय पानी पीना, गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना क्या परंपरा के विरुद्ध है? यानी किसंदा को ही अपना आदर्श मानते हैं यशोधर पंत। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं प्रभु का ध्यान लगाने की एक नई रीत अपनाई है। तो यशोधर बाबू क्या करते? दफ्तर से लौटते हुए बिरला मंदिर जाते, उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनते अथवा स्वयं प्रभु का ध्यान लगाने की एक नई परंपरा की शुरुआत उन्होंने की है। ये बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़े हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यानी ऐसा कहते हैं। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किसंदा के अनुसार यही निशानी है कि सिद्धांत के धनी व्यक्ति की यही निशानी है। ये किसके अनुसार? किसंदा के अनुसार। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। तो बिरला मंदिर से उठते हैं, पहाड़गंज जाते हैं, पहाड़गंज से साग सब्जी खरीद कर लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस आहत्य पर पड़ी, यानी उस आंगन की तरफ पड़ी जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। उन्हें एंड्रूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। यानी वो गोल मार्केट है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां उनकी यादें बसी हुई हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करा लिया कि उनके क्वार्टर का टूटने का नंबर आया। नए क्वार्टर बन रहे थे, पुराने टूट रहे थे, तो जो बस्तियों में बचा हुआ पुराना क्वार्टर था वो अपने नाम अलाट करा लिया। पत्नी की ये पूछने पर कि जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे? पत्नी ने पूछा कि ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे? उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसंदा यही फिक्रा कह करके मुस्कुराते थे। यानी किसंदा मुस्कुराते थे वैसे ही वो भी मुस्कुराने लगे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। भाई घर में क्या, पत्नी और बच्चे बच्चे बड़े हो गए हैं और थोड़ा बहुत क्या होता जाता है, मतभेद हो जाता है। बच्चे छोटे थे तब तो वो पढ़ाई लिखाई में मदद कर देते थे, अब बच्चे हैं वो खुद समझदार हो गए हैं तो पढ़ाई लिखाई में मदद की उनको क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती है कि साधारण से बेटे को असाधारण वेतन देने वाली नौकरी क्या है, उनके समझ में नहीं आती है। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिलता है, कि 1,500 रुपया तो अब रिटायरमेंट के पास पहुंचे तब जाकर मिलता है। शुरू में 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा। तो पुराने जमाने में पैसा बहुत कम मिलता था लेकिन पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, कीमत होती थी पैसे की। तो यानी आज आप देखें कि 1,500 रुपये में शायद ही कोई नौकरी महीने की मिले। यानी सभी नौकरियों में वेतनमान बहुत हाई है। तो विज्ञापन कंपनी की बात करें तो उसमें तो 15
सो की बात ही बहुत पुरानी हो चुकी है। वे कहते हैं कि 1,500 रुपये में तो अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिलता है। शुरू में 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में कुछ जरूर पेंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है कि जब वह ये पिछले साल एलाइडेड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया कि जो अच्छी नौकरी उन्होंने पाई एलाइडेड सर्विसेज की सूची में वो नीचे स्थान पर आ गया था, फिर भी उसने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी ने केवल अपने तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है कि बेटी है वो डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा लेने के लिए अमेरिका जाने की बात कहती है और शादी से वो क्या कर रही है, बार बार मना कर रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों को इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समाव ये भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, कि वो खुशहाली भी कैसी जो अपनों में क्या कर दे, परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें संभव जस्ती नहीं, यानी अपने उनके बच्चे हैं कभी गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तो उनको क्या है, जस्ता नहीं है। एनीवे जनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना है। ऐसा कहकर वे स्वयं को दिलासा देते हैं पिता कि जनरेशनों में क्या होता है, गैप होता है, यानी थोड़ा अंतराल होता है एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के बीच में। ऐसा कहकर वो स्वयं को क्या देते हैं, दिलासा देते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, मूल संस्कारों से क्या नहीं है, आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना दिया। कुछ ये भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। कि कुछ ये बात है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी तो यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे पीछे बहू में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। कि संयुक्त परिवार वाले उस समय में पति ने उनका पक्ष नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी, कि मैं जवान औरत नहीं बल्कि बूढ़ी औरत थी, वैसे रखा गया। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। कि घरवाली बच्चों से ऐसा कहती है कि जितने भी नियम कायदे कानून थे वो सारे लागू करवाए। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कि तुम्हारी बाबा आदम के जमाने की बातें अगर मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, यानी आसानी हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता, साफ बात। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली इस आधुनिका का सा आचरण करती है तो यशोधर बाबू शानल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुआ मुआ से लोग करे तमाशे कहकर उनका विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा उनका स्वयं का बन रहा है, यानी उनकी खुद की क्या है, एक तरह से तमाशे जैसी तस्वीर बन रही है। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उनके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ने पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए ही डेडिकेट कर दी होती, यानी समाज के लिए ही, समुदाय के लिए ही लाइफ को डेडिकेट कर दिया होता, समर्पित कर दिया होता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, यानी बाल ब्रह्मचारी रहने वाले किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा।
उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। यानी इतने सारे उपकृत लोग थे जिनका उन्होंने भला किया था किशनदा ने, किसी ने भी उनको पास रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने कोई ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए। यानी यशोधर बाबू को उन्होंने जगह दी थी, नौकरी भी लगाया था, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा, कि पेंशन ज्यादा नहीं खाई उसने। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया था। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ, कि जो हुआ होगा यानी पता नहीं क्या हुआ उनको, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। ये जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी ही ये बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है, कि बाद में आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन सा ऐसा क्रम है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा। यानी वो अतीत की जो फ्लैशबैक पद्धति पर जा रहे हैं। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, ये भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, कि जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, ये बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया करते हैं, यानी तंज करते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि उनके बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है, कि उनके पिता को सनात होना, गैर जिम्मेदार होना और एक तरह से बच्चे हैं जो हठधर्मिता करते हैं, नयापन दिखाते हैं, आधुनिक हैं, ये उनको क्या है, अच्छा लगता है। तो यशोधर बाबू का चरित्र क्या है, दोहरा चरित्र देखने को मिलता है। एक तरफ आधुनिकता के प्रति उनका लगाव है, दूसरी तरफ वो आधुनिकता को स्वीकार भी थोड़ा कम करते हैं। यानी ये उम्र का एक पड़ाव है और इसके अंदर क्या है, ये चीजें उन दोनों में देखने को मिलती हैं, बच्चों में और यशोधर बाबू में। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। तो यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है। 2 के 4 करने वाली दुनिया भी मंजूर नहीं है, जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर करके भयंकर भूल की है, किंतु समाउ यशोधर बाबू को किशनदा की ये उक्ति अब भी जचती है, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस।
कि जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर यानी पैतृक घर, बस गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं कि गांव का घर तो है लेकिन वहां पर बहुत लोगों का हक हो गया है और उस घर की मरम्मत कराना, उनकी जिम्मेदारी लेना और बेकार के झगड़े मोल लेना, ये यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा, कि कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास बना रहेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए, कि ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, कि सब तरह सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं कि ये सब तरह से सोचने की क्षमता नहीं है, बस एक ही तरह से सोचते हैं कि कोई लड़का नौकरी में लग जाएगा तो क्वार्टर बना का बना रह जाएगा। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं, परलोक के बारे में उत्साही होते जा रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असिक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे, गीता का पाठ कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का खास मन नहीं लगा। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है ही नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं, यानी किशनदा के मानक वो अपनाते रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूं, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए, अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी स्थान देना होगा, कि नहीं, कि माया मोह के साथ साथ भगवान के भजन भी करने होंगे। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, कि नई पीढ़ी को राजपाट दे दो और तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है, यानी हमें तो अपने उसकी चिंता करनी है, यानी ईश्वर की चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो न मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि ये भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए, गीता महिमा सुनो, कि गीता की महिमा सुनिए। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हुई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें ये भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रोधी होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई, कमाओ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा, कि बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपए उधार ले सके। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैफ ही ऐसा ठहरा, कि हमारा तो स्वभाव ऐसा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी
का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को क्या होता है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में दो दो सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल गजल हुई और सैगल के गाने गाते थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है, कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल ये बगैर बाँव वाला ब्लाउज पहनना, ये रसोई के बाहर दाल भात खा लेना, ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देर फॉर तुम लोगों को भी मेरे जीवन जीने के ढंग पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यानी वो समय के साथ बदलना नहीं चाहते हैं। यशोधर बाबू हैं वो समय के साथ वैसे चलना चाहते हैं जैसा उनको किशनदा ने यानी कृष्णानंद ने सिखाया था। इसके अलावा बदलना नहीं चाहते हैं और इसीलिए क्या है, दोनों तरफ से क्या थोड़ा सा तनाव होता है। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते तभी मन किसी परम सत्ता में नहीं इसी परिवार में लीन होता। यशोधर जी चाहते कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही साथ वह अपने से भी कहते कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्राप्त ठहरा, कि ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर होता है। वान प्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीजें, यानी वान प्रस्थ के लिए उचित होती हैं ये चीजें। वान प्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुस्तनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर। फ्रॉम फॉर फ्रॉम द मेडिंग क्राउड समझे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसंदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह की वे झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किसंदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज वाइज बन रहा है ना भाऊ, यानी बहुत अच्छा बन रहा है ना भाऊ। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किसंदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में शहर ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, कि जल्दी उठो और अपने स्वास्थ्य को का लाभ प्राप्त करो। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपने गृहस्थी में डूब गए तब भी किसंदा ने ये देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए। किसंदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर लेते, कभी कभी तो पी लेते। यशोधर बाबू ने किसंदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किसंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकलने वाले किसंदा की है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए, यानी वो एक किसंदा की तस्वीर थी। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई।
किशनदास के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में ही होली गंवाना, जनेऊ पुन्नू के दिन सब कुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, रामलीला की तामील के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो ये पद उन्हें क्यों करे मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज ये दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन ये भी क्या हुआ कि पूछा न था जिसके मन में जैसा आया करता रहा, कि न तो पूछा न था जिसके मन में जैसा आया वैसा ही करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का भी कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा, कि नॉलेज तुम्हारा ज्यादा होगा लेकिन एक्सपीरियंस का भी कोई विकल्प नहीं होता है। मानो न मानो झूठे मुंह से ही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे ये उत्तर देते हैं, बप्पा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते नहीं आपसे क्यों पूछें। कि बप्पा बाबा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते नहीं वो बात आपसे क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने कहा, तब ये एक दूसरे से कहने लगे कि तू क्या कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कुहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया कि सब्जी लाना, दूध लाना, राशन लाना, इनके बारे में यशोधर बाबू ने बच्चों से कहना ही छोड़ दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता, इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा को भी आराम हो जाएगा, यानी माँ को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए ये भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा, कि नौकर की तनख्वाह है वो मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखते, कि वेतन उनके हाथ में नहीं रखते। ये सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता, कि ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकता है। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तू, इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का ये क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डन लप वाला डबल बेड और श्रृंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ ये। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया, कहता है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे, क्वार्टर ही उसका हो गया है। ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं यशोधर बाबू। घरवाली को काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, यानी ऐसा अपनी घरवाली को समझाते हैं कि भाई ये सब कुछ बेटे ने अपने हाथ में ले लिया है, काम सब अपने हाथ से ठीक होते हैं। नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ, कि नौकरों को सौंपते कारोबार चौपट हो जाएगा। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती है, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती है, पर अब सुनकर चिढ़ती भी नहीं, कि सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है।
सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुद ही सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बजरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है वाईडी पंत, यानी यशोधर पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। तो खुद के क्वार्टर में जाने पर ही उनको अजीब सा लगा कि देखा कि कार खड़ी थी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर के बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, यानी बड़े बेटे का नाम भूषण था, जिससे कार में बैठा कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, कि मेरी तरफ से अपने पिताजी को शादी की 25वीं सालगिरह पर शुभकामनाएं कहना। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों, आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे ये लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बाँ का टॉप पहने है। यशोधर बाबू उससे कई मरतबा कह चुके हैं, तुम्हारी ये पतलून और सैंडो वाली ड्रेस मुझे समाओ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। यानी अब एक तरह से इनमें जो पुराने ही गुण हैं यशोधर बाबू में, नया गुण कुछ है ही नहीं। इसे पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया तुम्हारे कहने पर, समझे मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली ये पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाई हुई थी, जबकि ये दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समाओ इम्प्रॉपर ही मालूम होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि अब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे पास आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मिली हंसी हंसी कि भाई हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब होने लगी? जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। ये टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इस साल आईएएस पास हुआ है और दूर के रिश्तेदार से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में नहीं आता हो, तथापि वे ये बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंशन अलाउंस एंड तुम्हारा आदर्श पदर्श पा जाना कोई मामूली चीज नहीं है। यानी रहने का खर्चा और 1,500-1,500 रुपये महीने के। इस तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी को हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समाओ मेरी तो समझ में नहीं आता नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाएंगे। इसी तरह फ्रीज के संदर्भ में भी आज यशोधर बाबू यही कहते हैं, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी और
ये ठहरा इसी काम का कि सुबह का बना के रख दिया और शाम को खाया। इस में रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता। कहते हैं मगर बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की इस भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समाओ इम्प्रॉपर ही लगी, तथापि उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय वगैरह सब मौजूद थे। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन खराब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। तो गिरीश है वो यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना ये संपन्न साला समहाउ बैंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं कि ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, यानी ऐसा कहते हैं तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तो तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बैठेगी, कहते हो बिगाड़ दिया है। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो, उनकी ओर से वाई डी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद ये जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमायूनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से वह भली भांति परिचित है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, ये नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जाग खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी ये अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्त से कहा, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक में मेहमानों की आवाजें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि बाबू सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। ग्रस्त हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते हैं जो हुआ होगा से ही। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पायजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल
विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए हुए इस किसंदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किसंदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किसंदा प्रवचन करते और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाया करते। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किसंदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमदा से मालूम होते हैं। कैसी बीबी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। और ये जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और ऐसा अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते हैं लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आप पहुंची कि क्या आज पूजा में बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदारी हैं। उसी लाल गमछे में बैठक में चले आए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। ये गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किसंदा से विरासत में मिली है और उसके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपने बेटे से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा यू आर द लिमिट, कि बब्बा आपकी लिमिट है। बेटी हमें जिसमें सजाएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सजन आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। हैं, इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट वर्जेंट तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसे भूषण। सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसने उसे खोलते हुए बोला, इससे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बाबा, फटा फुलोर पहन करके चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिएगा। बेटी पिता का पायजामा कुर्ता उठा लाई और इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैप कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें ये बात चुभ गई कि उनका बेटा ये कह रहा था कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें। वह ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसंदा उतरा है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो दोस्तों ये कहानी है वो पुरातन और अधुनातन जो पीढ़ी है उसके संस्कारों की जो एक तरह से आपसी दूरी है उसको प्रकट करने वाली कहानी है। आमतौर पर व्यक्ति को समय के अनुसार ढल जाना चाहिए और जैसा समय चल रहा है उसमें सामंजस्य बिठाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, आपको यशोधर का चरित्र कैसा लगा, इस बारे में आप कमेंट जरूर करें। मेरे हिसाब से यशोधर बाबू के हृदय में द्वंद्व है। वो आधुनिकता भी चाहते हैं और पुरातनता को भी पकड़े रहना चाहते हैं, यानी नयापन भी चाहते हैं लेकिन पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो दोनों चीजें उनके है, द्वंद्व में फंसे हुए हैं और उनके चरित्र में जो किसंदा है उसका रोल बहुत ज्यादा है, यानी उनके जो संस्कार हैं वो किसंदा से प्रेरित हैं। तो दोस्तों ये मनोहर श्याम जोशी की कहानी थी जिसका हमने वाचन किया, आप लोगों ने पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।